को इतना मसरूफ रखें कि आपके पास नफरत, पछतावे और डर खौफ के लिए वक्त ही ना हो। मुल्क में स्पोर्ट्स प्रायोरिटी ही नहीं है किसी की भी। डोमेस्टिक के अंदर जो कि प्रॉपर तरीके से ऊपर रिपोर्ट नहीं करते, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसको। शहीद की जो फैमिली है उसके लिए तकरीबन मिनिमम 1 करोड़ का पैकेज है। मुझे इल्म से प्यार है और मुझे इल्म हासिल करने का शौक है, और ये पैशन जो है, इसका जो कॉज है वो मेरे फादर है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है और मैं हूं आपकी होस्ट अनम जुल्फ़िकार। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात के साथ। खुद को इतना मसरूफ़ रखें कि आपके पास नफ़रत, पछतावे और डर खौफ के लिए वक्त ही ना हो। तो कोशिश करें ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कामयाबियां समेटें, और क्योंकि जब आप मसरूफ़ होंगे तो फिर आपके पास नफ़रत और डर खौफ के लिए वक्त ही नहीं होगा। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो नाजरीन, कराची में सुबह सवेरे से ही बारिश का आगाज़ हो चुका है। शहर की कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों से हादसात की जो तादाद है वो 26 हो चुकी है। केपी में मूसलाधार बारिशों से दरिया चतराल में सैलाब, पुल, मकानात और फसलें बह गई हैं सैलाब की वजह से, जबकि लोअर चतराल में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। मज़ीद बारिशें कहाँ कहाँ होंगी, प्रोग्राम में बात होगी। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया कातिलाना हमले में शहीद, और ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का इसराइल से बदला लेने का भी ऐलान। इस्माइल हानिया के नमाज जनाजा आज तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पढ़ाएंगे और तदफीन जुम्मे को दोहा में होगी। तो महंगाई से मुतासरा आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम की गई है। और जहलुम की बेटी का बड़ा एजाज, मुख्तलिफ शोबे तालीम में 8 डिग्रियां और 9 डिप्लोमे हासिल करके फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया है। फ़ख्र पाकिस्तान प्रोफेसर सालिया खलील आज होंगी हमारी मेहमान। तो नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में कल जो सानिया हुआ, कल जो हादसा हुआ। हमास सियासी विंग के जो सियासी रहनुमा हैं इस्माइल हानिया, उनको शहीद कर दिया गया। और आपको बताएं कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के बंदों का नाहक खून बहाया जा रहा है। नाजायज़ रियासत एक पागल जानवर की तरह आलम इस्लाम पर लपक लपक कर हमले कर रही है, और हम सब के अजीम लीडर हमास रहनुमा इस्माइल हानिया भी किबला अव्वल की आज़ादी की जंग में शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। वो किसी से ढकी छुपी या पोशीदा जगह रुपोश नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के सामने उन्होंने तेहरान में ईरानी सदर की हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत की। उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी की और फिर आराम करने रहायशगाह गए, जहां अचानक मिसाइल हमला हुआ और वो अपने मुहाफिज के साथ शहीद हो गए। इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरानी शहर जमकरान की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम मेहदी पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। और सुर्ख परचम लहराने का मतलब आगाज़े जंग होता है, यानी ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अब इसका इंतकाम जो है वो ज़रूर लेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान। उनसे इस बारे में बात करेंगे। तो सर, इस्माइल हानिया का कत्ल, यानी इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो कहीं भी किसी को भी निशाना बना सकता है, या फिर ये इसराइल की बुज़दिली पर मबनी कार्रवाई है? क्योंकि सब जानते थे कि इब्राहिम रईसी के बाद नए सदर का इलेक्शन होगा और तकरीब अल्फबर्दारी में हमास की आदत ज़रूर शरीक होगी। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, ये तो खैर बिल्कुल बात आया थी कि हमास की आदत शरीक होगी उसमें, और इसराइल की इंटेलिजेंस मसाद वो उसके लिए ये बात बहुत मामूली सी है कि वो मालूम कर सके कि कौन शरीक होगा, कौन नहीं होगा। और मसाद ने साबित कर दिया है अपने आप को, और इसराइल ने अपनी मौजूदगी को साबित कर दिया है एक लिहाज से कि वो जिस टारगेट को सिलेक्ट करता है, उसको जहां चाहता है उस टारगेट को मार देता है, अटैक कर देता है। तो वो उसने किस तरह साबित किया? जब म्यूनिख में मैच हुआ और वहाँ उसके खिलाड़ी मारे गए तो एक एक को चुन चुन कर उन्हें निशाना बनाया गया। उसके बाद आप हाल ही में 30 तारीख को जो चीफ हैं हिजबुल्लाह के आर्मी के, उनको निशाना बनाया और उसके 24 घंटे के अंदर हानिया साहब को शहीद कर दिया गया। हानिया एक बिल्कुल
एक एक सिंबल थे अपने इस तहरीक के, फ़लस्तीन की आज़ादी के तहरीक के। उनके 59 फैमिली के अफराद शहीद हो चुके, 3 उनके बरखुरदार के 3 बच्चे, 3 लड़के उनके शहीद हो चुके, बहू और 4 उनकी 3 या 4 उनके ग्रैंड डॉटर्स एंड सन। वो उसके बावजूद वो डटे रहे। तो उससे उनको खामोश कराना, क्योंकि इजराइल ने कहा हुआ था कि हम हमास के तमाम लीडरान को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 7 अक्टूबर के मामले में जिन पर भी शक है उसको उनको हम मार डालेंगे। तो उन्होंने ये किया। अब रहा सवाल कि इसके बाकी पहलुओं का ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिन करना। क्या इजराइल इतना बेवकूफ़ है, इतना कुंद ज़हन है, उसको पता नहीं था कि इसका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन पता था। और इस पैराहे में इसको देख लेते हैं कि नेतन्याहू अभी तो 3 दिन पहले अमेरिका में थे, और अमेरिका में जिस शान शौकत के साथ उन्हें 52 मरतबा खड़े होकर, जिसको कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन, ज्वाइंट सेशन के दौरान, जो कि कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का था, उनकी खिताब के दौरान खूब उछल के उनको शाबाश दी गई, जब वो कह रहे थे कि ईरान इजराइल का दुश्मन है, और इजराइल का दुश्मन तो अपनी जगह पर, अगर इजराइल को नुकसान हुआ तो अगला नंबर अमेरिका का है। तो वो जो दुश्मन इजराइल का, वो दुश्मन अमेरिका का, इस किस्म की तकरीरें कर रहे थे, और वहाँ के कांग्रेसमैन उठ के उनको तालियां बजा के खड़े होकर उनको सराह रहे थे इस बात को। तो ये तो बात एक है जो कि टीवी के कैमरे ने लोगों को, दुनिया को दिखलाया। लेकिन क्या बातें हुई जब वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से और बाइडन से मिल रहे थे, और कमला हारिस से, डोनाल्ड ट्रंप से जब मिले, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े खुले अल्फाज में बहुत सख्ती के साथ धमकियां देते रहे इजराइल के मुखालिफिन को और इजराइल की सपोर्ट का। बाइडन के अल्फाज में पिछले दिनों कोई तब्दीली आ गई, पॉलिसी की में कोई तब्दीली नहीं आई इजराइल के हवाले से और गाजा के हवाले से। बाइडन का 3 जो फेज पीस प्लान है, वो तो तकरीबन अब उसको इम्प्लीमेंट करना महसूस होता है कि नामुमकिन हो गया है। और बाइडन ने इसको कैपिटलाइज किया था डेमोक्रेट्स के इलेक्शन के लिए, अपने इलेक्शन के लिए। पहले वो तो विड्रॉ हो गए कमला हारिस के लिए, कि जो वो वोट हैं जो कि सड़कों पर निकले थे, हजारों लाखों की तादाद में निकले थे अमेरिका में, ये गाजा के फेवर में, बच्चों के वहाँ मारे जाने के फेवर में, तो वो कम से कम वोटर्स उनकी तरफ रागिब हों। अब मालूम होता है कि वो भी नहीं हो सकेगा। लेकिन इसका दूसरा रुख ये है जो कि हमें अफेक्ट करता है, इस खित्ते को और पाकिस्तान को अफेक्ट करता है, वो ये है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने, जो कि फॉरेन पॉलिसी के आखिरी अल्फाज, वही आखिरी उनका फैसला होता है, बल्कि फॉरेन पॉलिसी डील ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, सुप्रीम काउंसिल के जरिए होती है वहाँ ईरान में। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ये हमारी सरजमीन पे हुआ है, ये हमारे पास हुआ है, लिहाजा हमने इसका बदला एवेंज करना ही करना है, बदला लेना ही लेना है। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर यही आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई होगी, और अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो क्या मशरिक़ वस्ता में शदीद जंग के आसार नुमाया हो रहे हैं? क्या समझते हैं आप? ये कुदरती अमर है, लेकिन इसका दारो मदार है कि क्या उसी किस्म की जवाबी कार्रवाई होगी जो अप्रैल में हुई थी। अप्रैल में एक बड़ी डिप्लोमेटिक नेगोशिएटेड कार्रवाई हुई थी, जो कि अब बिल्कुल सारों को पता है, लिटरेचर अवेलेबल है, कि ईरान के साथ दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने खामोश डिप्लोमेसी के तहत राब्ता रखा, और अमेरिका ने राब्ता रखा। अमेरिका इजराइल को भी कह रहा था कि भाई आप ये बर्दाश्त कर लो हमला ईरान का, और आपको अगर करना है तो 2-4 मिसाइल आप भी ईरान पे काउंटर दाग देना है, ताकि आपका कौमी वकार यानी इजराइल का भी रह जाए, और ईरान का भी अपना बदला लेने में और कौमी वकार बरकरार रखने में कामयाब हो जाए। तो वो बड़े डिप्लोमेटिक किस्म का वो अटैक था एक दूसरे पर। इसीलिए आपने देखा कि वहाँ सिविलियंस के जानी नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन बिल्डिंग्स को कुछ नहीं हुआ, और वहाँ अस्करी जो इंटरेस्ट था इजराइल में, उसमें भी बहुत मामूली सी कुछ उनको फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि सारी चीजें पहले से तय थी कि किस तरह होगा, और ईरान ने कह दिया था हम तो हमला करेंगे, वो नहीं रुकता था। अब क्योंकि पहले का तजर्बा सामने है,
पहली मर्तबा ईरान ने ये साबित किया कि वो अपनी सरजमीन से, तारीख में से पहले नहीं हुआ था, वो इजराइल पर हमला कर सकता है और कामयाबी से कर सकता है। तो इसी तरीके से गोलान में वो तमाम आयरन डोम के बावजूद गोलान में रॉकेट लगे और वहां लोगों की जानें जाया हुई। बिल्कुल सर, इसी तरीके से ईरान अब जो करेगा वो बहुत हैवी महसूस होता है कि पहले से ज्यादा हैवी हमला करेगा। जी सर, बिल्कुल नो डाउट रिएक्ट तो आएगा ना, फिर उनकी सरजमीन पर ये अटैक किया गया है। तो सर गुज़श्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर उन पर हमले के पीछे ईरान हुआ तो अमेरिका को चाहिए कि ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दे। या ट्रंप पर हमले और इस वाक़े में भी कोई लिंक दिखाई देता है आपको, क्या लगता है? नहीं, ये लिंक तो नहीं, डायरेक्ट लिंक तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बिल्टअप हो रहा था ईरान के खिलाफ अमेरिका आज तो नहीं हुआ, उसको तो कई दहाइयां लग गई हैं, क्योंकि ईरान वो वाहिद ताकत है इस पूरे खित्ते में जो कि अमेरिका के मद्दे मुकाबल खड़ा हो जाता है और बोल लेता है उसके खिलाफ। अब ईरान वो ईरान नहीं रहा जो आज से पहले था, 20 साल पहले और 30 साल और 25 साल पहले। ईरान अब उसके साथ रशिया काफी खड़ा हुआ है, ईरान को चाइना की बड़ी सपोर्ट है, इस ब्लॉक की तुर्किया की बड़ी सपोर्ट है। तो लिहाजा ईरान जो पहले अकेला खड़ा होता था सामने, अब उसके साथ दूसरे ममालिक उसको मॉरली और रशिया तो कम से कम इस हद तक जाएगा जो महसूस होता है और जो तंजिया है कि वो अस्करी इमदाद भी दे देगा। तो ऐसे में अब आप इस पे एक बड़ी पेचीदा सी बात मैं करने लगा हूँ जो कि आपके नाजरीन के लिए जरूरी है कि मैं सामने पेश करूँ। वो ये है कि क्यों इजराइल ने ये 3 जगह अपने फ्रंट खोल लिए, एक तो हमास, दूसरा हिजबुल्लाह और तीसरा भी ईरान के साथ। ईरान तो सबसे कवी और सबसे मजबूत, पागल तो नहीं है जैसे मैंने कहा, बेवकूफ तो नहीं है इजराइल, उसने कैलकुलेशन की होगी और कैलकुलेशन उसकी ये है जो शुरू से वो चाहता है, जो शुरू से इजराइल की मंशा और ख्वाहिश है, वो किसी तरीके से अमेरिका को ड्रैग कर ले इसमें अपने साथ, क्योंकि अकेला तो उसके लिए अब अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती जा रही है। चारों तरफ से वो जो चाहता था गाजा में मिट्टी का ढेर बना दिया, लेकिन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। तो लिहाजा अब वो चाहता है कि इससे पहले कि उसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है हो जाए, वो अमेरिका को ड्रैग कर ले। और अमेरिका को ड्रैग करने से फायदा ये होगा कि ईरान, जिस तरह आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात की कि ईरान को हमेशा के लिए बिल्कुल सर, अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं, ईरान की जानिब से क्या रिएक्शन आता है इस मामले पर। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो अल्लाह अल्लाह करके बिल आखिर कराची वालों को अच्छी बारिश नसीब हो गई है। कराची और सिंध के लिए ये मानसून सीज़न 2 का ताकतवर स्पेल है, जबकि पंजाब में इस वक्त मानसून सीज़न 5 का स्पेल जारी है। पंजाब में इस बार बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। पंजाब और KPK में नाकिस इंतजाम की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DGP इरफान अली काटिया। और सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बारिश को कसूरवार करार देने की रविश कब बदलेगी? आखिर हमारे यहाँ बारिश ना हो तो मसला होता है, अगर हो जाए तो फिर भी मसला है। बरसाती नाले जो कुदरत ने बनाए हैं, हम पहाड़ों पर उनके रास्तों में होटल और घर बना देते हैं, फिर खुद ही रोते हैं कि जाने नुकसान हो गया। सर आपका इदारा ऐसे मकामात की निशानदेही क्यों नहीं करता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं सबसे पहले ये बताता चलूं कि आज लाहौर ने भी जो अपने इस सीजन की सबसे बड़ी बारिश है वो अभी मॉर्निंग में विटनेस की, जिसमें तकरीबन 350 मिलीमीटर बारिश ये और पॉइंट रेनफॉल विद इन 3-4 आवर्स ये हुई लाहौर में। और काफी अर्बन फ्लडिंग का इशू अभी लाहौर में भी बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो नॉर्थ पार्ट है ऑफ पंजाब और सेंट्रल पार्ट, उसके काफी सारे अजला में सुबह से ये 5वां स्पेल जो बारिश का है ये हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि अब अगर 4 घंटे के अंदर पॉइंट रेनफॉल में 350 मिलीमीटर अबव बारिश होगी तो डेफिनेटली सिस्टम की कैपेसिटी इस पानी को इतना अब्रप्टली लेने की वो नहीं है जो इसके लिए मैयर्स थी, जिसमें सिल्टिंग ऑफ ऑल द वाटर चैनल, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, आप बड़े नाले जितने पंजाब के हैं वो पंजाब की हदायत पे इस दफा रिपीटेडली इन डिफरेंट साइकिल्स वो क्लियर हुए। इसमें नाला लई से लेके सियालकोट, नारोवाल, ये तमाम बड़े नाले जो हैं
इन तमाम और तमाम अर्बन सेंटर्स में जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनकी बार बार सफाई, इस दफा डीसिल्टिंग हुई। लेकिन अब वही फिर कि ये कुदरत का निज़ाम है, जब 50 मिलीमीटर बारिश विद इन 2-3 आवर्स हो जाएगी तो सिस्टम को आगे इसको पानी को ड्रेन आउट करने के लिए थोड़ा इट टेक्स टाइम। तो अभी लाहौर में भी जिस तरह वासा तमाम हर कोई वो अपने अपने अजला में दे आर ऑल ऑन रोड्स एंड दे आर मोबिलाइज्ड। जो इंशाल्लाह द गुड थिंग इज के सिस्टम इज वर्किंग और इंशाल्लाह थोड़े ही वक्त में इसके असरात भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस है कि जब भी बारिशें पंजाब में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में होती हैं तो इसके साथ कैजुअलिटीज और अनफॉर्चुनेटली कीमती जानों का ज़या भी होता है। अभी लाहौर में भी आज सुबह गजुवता में एक बिल्डिंग कोलैप्स में डेथ रिपोर्ट हुई। इसी तरह अगर मैं 30 जून से लेके पूरे जुलाई के महीने का और आज 1 अगस्त तक का बताऊं तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली 39 पीपल हैव लॉस्ट देयर प्रेशियस लाइव्स और ये 39 जाने बारिशों की वजह से, छतें गिरने से और बाकी दीवारें गिरने से, इस तरह के वाकयात में ये इस तरह हुआ। तो जहां तक जो इनके इंतजामात का ताल्लुक है, डी वाटरिंग है और मशीनरी का ताल्लुक है, वो पंजाब गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर की हिदायत पे पीडीएम में तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ हम बड़ा क्लोजली लाइजॉन में हैं और चीज़ों को इस तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर जिस तरह आज सुबह से कराची में भी बारिश का सिलसिला जारी है और आपने बताया कि लाहौर में भी बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है, तो सर आपने बताया कि नुकसानात का अंदेशा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खदशा बढ़ जाता है और नुकसानात हुए भी हैं। तो क्या इस हवाले से कोई इंतजामात किए गए हैं, खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं? जी मैंने वही गुजारिश की ना कि इसमें डीसिल्टिंग का प्रोसेस बार बार इंश्योर करवाया गया है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और चैनल्स वो हैं क्लियर, लेकिन उनमें पानी को लेने की एक सकत है, वो उस कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो दैट विल टेक डेफिनेटली टेक टाइम। और लाहौर का तो हमारे पास पॉजिटिव ये भी है कि हमारे पास 6 जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड अंडर वाटर अंडर सरफेस हमारे पास ये स्टोरेज भी बने हुए हैं। तो इससे इंशाल्लाह अगले 3-4 घंटे में लाहौर में बहुत बेहतरी हम देख रहे हैं। और दूसरा बाकी भी गुजरांवाला, सियालकोट, जहाँ जहाँ बारिश हुई है, नारोवाल, वहाँ पे ऑलरेडी जो ह्यूमन रिसोर्स है, मशीनरी है, दैट हैज ऑलरेडी बीन मोबिलाइज्ड और इंशाल्लाह अगले थोड़े ही वक्त में इन तमाम जगहों पे बेहतरी नजर आएगी। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, बेहतरी नज़र आएगी। सर इस बार बलूचिस्तान में भी काफ़ी बारिशों का सिलसिला जारी रहा, तो बलूचिस्तान के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? जिस तरह पंजाब का ये हाल है या वहाँ पर इस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी है, उधर बलूचिस्तान की भी तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा क्लैरिफाई करता चलूं कि जो पीडीएम में पंजाब है जिसका मैं बतौर डायरेक्टर जनरल आपसे बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ पंजाब की हद तक तो आपको बता सकते हैं, बाकी तो अभी इस वक्त पूरे मुल्क में डेफिनेटली बारिशें और मानसून का स्पेल वो चल रहा है। जी अच्छा, तो सर नुकसान का तखमीना किस हद तक लगाया गया? जी मैंने जैसे गुजारिश की कि अभी तक 39 प्रेशियस लाइव्स they have been lost और उनके तमाम लवाहिकीन को जो एज पर गवर्नमेंट कंपनसेशन पॉलिसी है वो 10 लाख ईच, इसमें से काफी सारा हम ऑलरेडी दे चुके हैं और जो अभी फ्रेश केसेस हैं इनके जो प्रोसेस है वो दैट विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 48 आवर्स। और इसी तरह जो इसमें जख्मियों की तादाद है दैट इज ऑलमोस्ट 118 है, जिसको हमने जो बेहतर तिब्बी इमदाद थी वो दिलवा के काफी सारे, क्योंकि मैं पूरे 1 महीने का आपको बता रहा हूँ, काफी सारे से वो ऑलरेडी दे हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल्स और जो अभी फ्रेश हैं उनके ऊपर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे प्रॉपरली अलर्ट हैं। हाउस डैमेजेस 62 केसेस हुए, उनका सर्वे तकरीबन कंप्लीट हो गया विदाउट ये जो अभी फ्रेश केसेस हैं इनसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत कंपनसेशन को इंश्योर कर दिया गया है। और सिमिलरली साउथ के एक जिले में लिया में 39 कैटल्स दे वर पेरिश्ड, तो उनकी पॉलिसी के तहत उनकी कंपनसेशन को इंश्योर कर दिया गया। तो मीनिंग देयर बाय कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज फुली अलर्ट और इस तरह के तमाम नुकसानात का न सिर्फ साथ साथ तखमीना लगाया जा रहा है बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे फौरन एज पर आवर कंपनसेशन पॉलिसी इन लोगों को कंपनसेट भी किया जा रहा है। जी अच्छा सर, लास्ट पे ये काइंडली एक आवाम के लिए एक मैसेज दे दीजिएगा कि वो किस तरह एहतियात करें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए दूर दराज इलाकों में निकल जाते हैं, सैर के लिए निकल जाते हैं, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज देंगे?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी पूरे पंजाब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बरादर पूरे पाकिस्तान से, कि अभी 1 अगस्त से 6 अगस्त तक एक हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पेल ऑफ मॉनसून वो पंजाब में भी और मुल्क में दाखिल हुआ है। तो इसमें खास तौर पे क्योंकि साथ थंडरस्टॉर्म भी है, लाइटनिंग के केसेस आपने देखा थर पार्कर में कितना कीमती जाने बिजली, आसमानी बिजली के गिरने से वो ज़ाया हुई। इसी तरह पंजाब में अप्रैल में एक ही महीने में 26 कीमती जाने आसमानी बिजली गिरने के वाकयात की वजह से ज़ाया हुई। तो मेरा आवाम से यही अपील है कि इसमें अभी 6 अगस्त तक गैर जरूरी बिल्कुल घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। हम बिजली के तारों, खंभों, इनसे जब वेट वेदर है तो इसमें बिल्कुल इनसे दूर रहें। अननेसेसरी ट्रैवलिंग की, क्योंकि आज की बारिश के बाद भी काफी सारे जगहों पे दरख्तों के गिरने के भी वाकयात हैं, तो इन हैसल से अपने आप को बचाएं। कोशिश करें कि अपने घरों की छतें जो हैं उनकी जरा एक दफा दोबारा वो मॉनिटरिंग कर लें, कहीं पे पानी को वो टैप ना होने दें, और इन एहतियाती तदाबीर पे अगर इंशाल्लाह हम अमल करते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो ये इंशाल्लाह स्पेल अच्छे तरीके से ये गुजर जाएगा। बिल्कुल सर, एहतियाती तदाबीर पर बिल्कुल अमल करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए ख़ुद भी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इरफान अली काठिया साहब DG हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपको अपना ख़ुद भी ख्याल रखना है। ये मानसून का स्पेल चल रहा है, इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। घरों से बिला वजह दूर दराज इलाकों में मत जाइए, घरों में रहिए। और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह की बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपनी रिवायत बरकरार रखी और बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। हमारे ही 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 ऐसे अफराद थे जिन्हें ओलंपिक्स में भेजा गया, लेकिन 7 खिलाड़ियों के साथ ऑफिशियल्स की बड़ी तादाद गैर मुल्की यात्रा पर गई। पाकिस्तान में हाल ये है कि तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन पर मुबैना कब्जा है और उनके 1 अरब रुपए के बजट का 40% यूटिलिटी बिल्स और तनख्वाहों में अदा कर दिया जाता है। इसके बाद जब आलमी मुकाबलों की बारी आती है तो खिलाड़ियों की हालत ये होती है कि 25 अदद स्विमर्स में से पाकिस्तानी जो स्विमर है उसका नंबर 25वां आता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक ओलंपियन दानिश कलीम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले बताइएगा कि इतनी सारी फेडरेशंस और इतने बड़े बड़े स्टाफ और ओलंपिक्स जाने वाले एथलीट्स की तादाद सिर्फ 7 है, ये मजाक नहीं हो रहा तो क्या है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत शुक्रिया कि आपने लाइन पे लिया। बात ये है कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे आप 7 वाले मुल्क में आप देखें इंडिया में कि उन्होंने हर चीज पे फोकस किया, इसी तरह हमें भी फोकस करना पड़ेगा। मुख्तलिफ गेमों पे, हॉकी पे, जैसे छोटी गेमें हैं इन पे भी करना पड़ेगा। तो जब तक आप नहीं करेंगे, फैसिलिटीज नहीं देंगे लड़कों को या उन पे फोकस नहीं करेंगे तो कैसे फिर आगे चीजें बढ़ेंगी। तो जब ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में टैलेंट तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन ढूंढने की बातें हैं, उनको हाथ रखने की बातें हैं। सर पे आप हाथ रखेंगे तो डेफिनेटली जो है ना लड़के भी आगे आएंगे, बच्चियां भी आपकी आगे आ जाएंगी। लेकिन अगर आप टॉप आपकी प्रायोरिटी नहीं है स्पोर्ट्स तो फिर कैसे काम चलेगा? तो सर जैसे कि आपने बताया कि टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन आपने कहा कि उनके सर पर हाथ रखने वाली बात है, तो इसकी रीज़न क्या है? क्यों प्रमोट नहीं किया जाता, क्यों सपोर्ट नहीं किया जाता? मैं यही कह रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी आप देखें ना कि मुल्क में स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है किसी की भी। अगर कौमी हॉकी खेल की बात करेंगे तो उसका आप बजट देख लें, अच्छा बाकी चीजों में बजट देख लें, या अभी आपने जो आया उसमें आपका स्पोर्ट्स का बजट क्या है। तो जब तक आप पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आपके सामने महंगाई कितनी है, अगर आप लड़कों को पैसे नहीं देंगे या उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे तो कौन अपना बच्चा, अगर आपको कहें कि आपका भाई या बेटी को या बेटे को आप खिलाओ, कैसे खिलाओगे? उनका फ्यूचर तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी जब तक आप नहीं रखेंगे तो आपका स्पोर्ट्स नहीं बढ़ सकता आगे। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको पहले देनी पड़ेगी जी। तो जैसे हम जब खेलते थे 94-95 में, तो इतनी जॉब प्रायोरिटी थी कि हर बच्चा बच्ची कहता था कि मैंने कोई ना कोई स्पोर्ट्स करनी है ताकि कोई नौकरी मिल जाएगी। अभी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं करेगी
तो आपके स्पोर्ट्स का यही हाल रहेगा। अच्छा सर, पाकिस्तान में जो कौमी स्पोर्ट्स है उसकी पॉलिसी आखिरी बार 2005 में बनी थी, यानी 20 सालों में हमने इस तरफ देखने की भी जहमत न की कि इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वजह वो बार बार एक ही चीज आएगी ना कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है स्पोर्ट्स। आपके मुल्क में आप देखें तो सही, लेकिन सर इतने सारे इदारे भी तो हैं, इतने सारे फेडरेशंस भी तो हैं, तो ये क्यों नहीं देखते इन सारी चीजों को? अदारे देखें, अदारे स्पोर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, वहां पे जब बजट नहीं होगा उनके पास। दूसरा, आप इतने आपके बैंक्स हैं, सारे मुख्तलिफ महकमे हैं, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है लड़कों को। तो मैं कहूँगा आपको एक ही सवाल है जो आप बार बार करेंगी, जवाब आपको वही मिलेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, गवर्नमेंट उस पर हाथ रखेगी, तब तक आपके स्पोर्ट्स जो है ना बेहतर नहीं हो सकते। तो सर आपके ख्याल से इन इदारों को बजट नहीं दिया जाता? बहुत कम है। देखें, आपने यूरोप जाना है, अगर पाकिस्तान हॉकी टीम अगर यूरोप जाएगी कि सीरीज खेलने के लिए 5 या 10 मैच खेलने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा है। टिकट आप देखें, वहां पे रहना, खाना पीना, ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा है। लेकिन अगर आपका बजट ही कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात फिर वही मैं बार बार एक ही कर रहा हूँ कि हमें इसको मिल के ओलंपियंस को, जितने भी लोग हैं स्पोर्ट्स के वक्ता लोग हैं, उनको एक ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जॉब अपॉर्चुनिटी, स्कूल कॉलेज में आप जाओगे, जॉब अपॉर्चुनिटी रखोगे तो तब स्पोर्ट होगी। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि नाकिस पॉलिसीज़ हैं या बजट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं, या हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, तो जो दिगर ममालिक हैं वहाँ क्या पॉलिसी होती है? देखें ऑस्ट्रेलिया, अब देखें आप अगर बेल्जियम का आप, या अभी ये साथ इंडिया है, उनकी जो हॉकी है उन पे तकरीबन 1 अरब रुपए का बजट है, 3.8 मिलियन यूरो का बजट बेल्जियम का है। तो ये देखें ना, छोटे मुल्क हैं ये बेल्जियम जैसे, जब हम खेल कुछ भी नहीं थे ये, लेकिन उन्होंने टॉप प्रायोरिटी अपनी करके हॉकी को, और जो है उसमें जो लोगों को ट्रेनिंग, देखें मसला ट्रेनिंग का आ जाता है कि आपने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ आपने ट्रेनिंग करनी है। तो जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है तो आप कैसे जा सकते हो बाहर? मेरा ख्याल है पाकिस्तान हॉकी टीम ने पिछले 4-5 साल से यूरोप टूर ही नहीं किया। तो कैसे करेंगे टूर? कि जैसे वो ट्रेनिंग कैसे करेंगे जब आपके पास पैसे ही इतने नहीं होंगे? लेकिन सर अभी जो 7 एथलीट्स गए हुए उनकी भी तो कारकर्दगी कुछ अच्छी नहीं दिख रही हमें। सर वो तो वाइल्ड कार्ड एंट्री है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं अंदाजा करूँ वो सारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है कि आपने एक मुल्क, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है या एक बड़ा मुल्क है, तो उस वजह से वो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है, तो वह चले जाते हैं। लेकिन मैं वो यही कहूँगा कि बार बार के जी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसकी कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए ताकि हर स्पोर्ट्स जो है आगे आ सके। जी बिल्कुल सर, गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, जो कौमी एथलीट्स की परफॉर्मेंस उस हवाले से काफ़ी नाकिस परफॉर्मेंस रही है इस बार। एनीवे, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, वहाँ की सूरत हाल कैसी है? बारिशें हो रही हैं, मानसून का स्पेल जारी है, मानसून 5 वहाँ पर शुरू हो चुका है पंजाब में। तो वहाँ पर मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। जी अली शेर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और इस्लामाबाद के खूबसूरत मनाजर देखे जा सकते हैं। बादल छाए हुए हैं मरगला हिल्स के ऊपर, और अगर मरी और न्यू मरी का जिक्र किया जाए तो वो भी दूर जो आपको बादल नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, वो मरी और न्यू मरी जो है वो बादलों के नीचे है। इस वक्त मारगला हिल्स के जो खूबसूरत मनाजर हैं वो देखे जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की साइड से बादल जो है वो इस्लामाबाद की तरफ नीचे आ रहे हैं, बहुत ही तह दर तह। इस तरह ये खूबसूरत मनाजर जो है वो मारगला हिल्स के देखे जा सकते हैं। फिर ये रावल डैम का कैचमेंट एरिया, यानी जहाँ पे पानी आता है, पानी जमा होता है, और इस तरह ये आगे पूरा जो ब्लू एरिया है वो आगे देखी जा सकती है, ब्लू एरिया की इमारतें। और इस तरह इस्लामाबाद के जो खूबसूरत मनाजर हैं मरी से लेकर इस्लामाबाद तक, इन खूबसूरत मनाजर को आज का दिन ख़ास तौर पे इन बादलों में इंजॉय करने के लिए, और इस तरह बादलों के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मनाजर हैं
उनको एंजॉय करने के लिए, सैर व सियाहत के लिए ज़बरदस्त है। जहाँ तक महकमा मौसमियात का ताल्लुक है तो महकमा मौसमियात का कहना है कि 6 अगस्त तक वक्तन फ़वक्तन बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मुख्तलिफ जगहों पे बारिश हुई है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश रुक जाती है, लेकिन क्या खूबसूरत मनाजर हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही है जिसको खूब इंजॉय किया जा सकता है। जी, शहर इक़्तिदार में बारिशों का सिलसिला जारी है और डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद थे। वो हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे इस्लामाबाद की, और तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो गर्मी का जो था एक शिद्दत थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। इस्लामाबाद में सुबह का आगाज़ बारिश के साथ हुआ और मानसून बारिशों से हादसात भी हुए हैं और इसके अलावा काफ़ी अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। ये एक अफसोसनाक ख़बर है। और इसके अलावा कराची का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है और कराची में भी सुबह से बारिश हो रही है। कराची और सिंध के लिए ये मानसून सीज़न 2 का ताकतवर स्पेल है, जबकि पंजाब में इस वक्त मानसून सीज़न 5 का स्पेल जारी है। पंजाब और KPK में भी नाक़िस इंतज़ामात की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है और जिसके हवाले से आपको हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई। और बादल भी बरसे और काफ़ी इस्लामाबाद में सुबह का आगाज़ बारिश के साथ हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी मौसम को एंजॉय किया है, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और अब हम बात करेंगे बिजली की कीमत में बेपनाह और बार बार इजाफे के साथ थोड़ा थोड़ा रिलीफ तो बनता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है। खबर तो आपने कल सुन ली होगी। इस हवाले से आपको बताएं कि कल रात से ही नई कीमतों का इतलाक शुरू हो गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 32 पैसे कम कर दी गई है। तो यकीनन ये नाजरीन के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है और इसी बारे में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अवान, उनसे मज़ीद अहवाल जानेंगे। जी सलमान, बताएगा पेट्रोल की कमी के बाद आवाम का क्या रद्द अमल देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को या सार्फिन को रिलीफ तो मिला है और ये रिलीफ जो है गुज़िश्ता 2 बार हमने देखा कि 2 पंदवाड़ों के अंदर जो है कीमतों में इजाफा किया गया था, लेकिन अब तकरीबन 1 माह के बाद आवाम को, सार्फिन को रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम की कीमत में, पेट्रोल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने भी बताया कि 6 रुपये 17 पैसे का रिलीफ दिया गया है और उसके साथ ये कीमत कम होकर 269 रुपये 43 पैसे हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे का रिलीफ है, जो कि 272 रुपये 77 पैसे हो गई है। इसी तरह जो दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत में भी कमी की गई है। लेकिन जैसे कि आप भी कह रही थी कि जो दीगर यूटिलिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर बिजली और गैस, उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा है और ख़ासतौर पर जुलाई के बिल्स में जो बिजली के बिल हैं सार्फिन को मौसूल हुए हैं या भी नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर मौसूल होंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफे और डेफिनेटली बिजली महंगी गई है। उसके साथ साथ ओवर बिलिंग का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, जिसकी वजह से अभी जो हमने कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि 10 रुपये का रिलीफ या 6 रुपये का रिलीफ अगरचे एक रिलीफ है, वो समझते हैं कि अगर ज़्यादा पेट्रोल डलवाया जाए तो रिलीफ मिलता है, लेकिन जो दीगर यूटिलिटीज़ हैं वो इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि ये रिलीफ जो है उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा मामूली है। शहरियों के नज़दीक उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम करे, इसी तरह बिजली वगैरह के ऊपर भी टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाए ताकि ये यूटिलिटीज़ के इलेक्ट्रिक वालों के जो टैक्सेस हैं किए जाए। यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई है तो ये आवाम के लिए अच्छी खबर है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत को बदलने के लिए मैनेजमेंट को बार बार बदलने का सिलसिला भी जारी है। PCB का मानना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाबर आजम एंड कंपनी को नहीं बदलेंगे, मैनेजमेंट को बार बार बदल देंगे। कुछ ऐसा ही कल फिर हुआ है और इस बार वकार यूनुस को पाकिस्तानी क्रिकेट की तकदीर बदलने का मौका मिल गया है। हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैनेजमेंट में बार बार तब्दीलियों से क्रिकेट बोर्ड की अपनी साख को किस हद तक नुकसान पहुँच रहा है या ये बार बार की तब्दीलियाँ अच्छी बात है, मसला हल हो जाएगा, क्या लगता है आपको? अब देखें, आपको एक चीज़ अच्छी दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करूं तो जहां पर हमेशा आपको छोटे बकरे ज़िबा होते हुए नजर आ रहे थे, बड़े बकरे भी ज़िबा हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के बाद आपने देखा होगा कि
मोहसिन नकवी साहब ने एक अंदिया दिया था कि मैं सफाया जरूर करूंगा उन बंदों का जिन्होंने जो कसूरवार हैं जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट को उन लोगों ने पहुंचाया, और वो आपको नजर भी अब आहिस्ता आहिस्ता चाहे वहाब रियाज की शक्ल में हो। लेकिन जब आप बात करते हैं वकार यूनिस की, तो वकार यूनिस मुझे पता है इस वक्त हर जगह हेडलाइंस के अंदर है। पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ काम कर चुके हैं, ऐसा कोच भी काम कर चुके हैं, पाकिस्तान टीम के साथ काफी अर्सा उन्होंने काम किया, लेकिन अब फिर उनको वापस आप लेके आए। मेरी सिर्फ एक ही शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होती है, वो ये है कि जब आप अंडर 19 की बात करते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम उस पर काम क्यों नहीं करते। हम हमेशा तब काम हमें याद आता है जब आपको पता है कि वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस खराब हो, तो हम लोग टीम के अंदर कचाड़ पकाड़ स्टार्ट कर देते हैं कि यार इसको फारिग करना है, उसको फारिग करना है। बाबर आजम की बात करें, आप उसको इतना बैकअप करें, अच्छी बात है कि आपको बैकअप चाहिए होता है कप्तान के लिए, आपका क्रिकेट बोर्ड इतना आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वो आपसे रिजल्ट भी मांगता है। लेकिन जब डोमेस्टिक की बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमसे नेग्लिजेंस होती है। अभी नेग्लिजेंस आपके सामने हुई है वर्ल्ड कप के अंदर। अब आपको ख्याल आ रहा है कि हमें वो बंदे चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलते हुए आए। फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें, फिर वो कसूरवार वो भी बंदे हैं डोमेस्टिक के अंदर जो कि प्रॉपर तरीके से ऊपर रिपोर्ट नहीं करते, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसको टी रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत से मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैलेंजेस का इस वक्त सामने है। लेकिन जब तक आप डोमेस्टिक के अंदर अपनी परफॉर्मेंस और डोमेस्टिक के अंदर अगर आप उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, चाहे वकार यूनिस को आप लें, चाहे किसी लेजेंड ऑफ द गेम को लें, आपकी क्रिकेट नहीं बदलेगी। आपको डोमेस्टिक के अंदर अंडर 19 टूर्स और खास करके पाकिस्तान ए के जो टूर्स हम जाके नजर आ रहा है, पाकिस्तान शाहीन्स वहां पर काफी मैचेस खेल रही है, बांग्लादेश के खिलाफ भी आपको वो ज्यादा करने पड़ेंगे। जो लड़के अंडर 19 के अंदर आपके परफॉर्म करते हुए हैं, डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हुए आए हैं, उनको डायरेक्ट आप पाकिस्तान की कैप तो नहीं दे सकते, आपको पाकिस्तान ए की कैप देनी पड़ती है, जहां पर वो ग्रूम होकर पाकिस्तान इंटरनेशनल के अंदर आते हैं। वकार यूनिस बहुत सा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ रहे भी हैं, उनको इन हाउ पता है। लेकिन कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको बैकअप करता है, कितना उनको एम्पावर करता है, ये देखने वाली बात है। अच्छा अवैस, एक तरफ हम देखते हैं कि बाबर आजम और उनके जो मंजूर नज़र चंद क्रिकेटर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता, तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट के चंद अफराद को फारिग कर दिया जाता है और चंद को तब्दील भी कर दिया जाता है। तो क्या ये दुरुस्त है कि बाबर आजम की लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता? तासर तो यही मिल रहा है हमें। देखिए, मैंने एक अल्फाज यूज किया ना, मुझे एक अच्छा लगा कि इस दफा बड़े बकरे भी ज़िबा हुए हैं। मुझे पता है कप्तानी में बहुत से फ्लॉज हैं, बाबर आजम की बात करें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन एक अगर आप पूरे ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, मैंने कहा ना हमेशा जब भी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आती है तो आप हमेशा या तो कप्तान को तनकीद करते हैं, हम लोग खुद करते हैं, कप्तान की तनकीद करते हैं, या हम लोग करते हैं कोच की। लेकिन जो पूरे कसूरवार होते हैं वो एक पूरा सिस्टम होता है जो कि इंटरनेशनल कैलेंडर्स को भी देखता है, यहाँ तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी देखता है, यहाँ तक कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देखता है। जिस वक्त टीम बनाई गई थी ये वही टीम है, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके इन लोगों ने फाइनल्स तक क्वालिफाई किया था T20 वर्ल्ड कप के, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी। उसके बाद दुबई अगर वर्ल्ड कप की बात करूं तो आपकी टीम सेमीफाइनल्स तक रही थी। तो ये सारे मामला अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन कहाँ पर आपसे कुताही आई है, सबसे बड़ा का मसला ये रहा जिस वक्त बाबर आजम को कप्तानी से उतारा गया था, आपको याद हो, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से कप्तानी से उतारा गया, वो दोनों ठीक चीज नहीं थी। आपने खुद इंस्टेबिलिटी क्रिकेट बोर्ड के अंदर पैदा की थी। एक इंसान है ना, एक नॉर्मल चीज है कि किसी भी इंसान के अंदर ये बात आ सकती है कि यार कल कोई इसने तो नहीं मेरे खिलाफ अपना कोई साजिश की, मुझे कप्तानी से उतारा, या उसने साजिश तो नहीं की कप्तानी से उतारा। आपने खुद इंस्टेबिलिटी इस टीम के अंदर पैदा की है। जिन्होंने इंस्टेबिलिटी पैदा की है वो भी इस चीज के कसूरवार हैं। आपको जब आप करते हो ना कि हमने सफाया करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, हमने वो लोग लेके आने जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। चेयरमैन साहब ने एक अच्छी चीज की है कि बहुत से क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स से मुलाकात की है, उनसे मुशावरत भी मांगी है, जरूरी होती है यहाँ पर जब आप बेटरमेंट की बात करते हैं। लेकिन आप फिर बेटरमेंट की बात करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, हमने डोमेस्टिक पे काम करना है, हमने अंडर 19 पे काम करना है। मैं इस चीज पे हमेशा जोर देता हुआ हूँ, सारे लेजेंड्स ऑफ द गेम है, सारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन मसला क्या है अंडर 19 के साथ काम करते हुए? फिर आप कहते हो कि हमें रिजल्ट इंडिया जैसा मिले। इंडिया राहुल द्रविड़ अंडर 19 का कोच रहा था और 80%, मैं कहता हूँ 75% इंडिया की टीम वो है जो अंडर 19 पे मुश्तमिल है, जो अंडर 19 से कैरी ऑन कर रही है। वो जेलफ स्क्वाड बना हुआ है। हमारा कोई जो एक्स लेजेंड क्रिकेटर है वो अंडर 19 के साथ काम करना ही नहीं चाहता। अगर गलती से आ भी जाता है तो उसके मामला जो हैं फाइनेंसेस तक पहुंच जाते हैं, फाइनेंशियल उसको इतना स्ट्रांग वो करते ही नहीं है, फिर आप उसको एम्पावर करते नहीं। अगर आप एम्पावर करें तो फिर आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एम्पावर करना पड़ेगा। अगर आप किसी पे जिम्मेदारी चाहे वकार यूनिस पे देते हैं या जो भी देते हैं, माजी की बात को फिर मैं नहीं छेड़ना चाहूंगा, लेकिन फिर आपको एम्पावर करना पड़ेगा, आप उसको बैकअप करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप बाबर को अगर आप बैकअप कर रहे हैं, फिर आप रिजल्ट भी फिर आप मांग सकते हैं ओरिएंटेड के भाई आपको बैकअप किया गया था 1 साल के लिए, आपने रिजल्ट क्या दिया यहाँ पर पाकिस्तान टीम का। अच्छा, अब ऐसा ये जो चेंजिंग्स की जा रही हैं, आप खुद क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं? ये जो चेंजिंग्स की जा रही हैं इससे बेहतरी आएगी?
देखें अब तक जो जितनी बात हो रही है, मैंने कहा ना, एक बात होना, जब भी वर्ल्ड कप खत्म होता है, बुरी परफॉर्मेंस होती है, तो ये चीजें तो आम सी आपका पता शुरू हो जाती हैं कि यार ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक सबसे पहले मैं बार बार इसलिए जोर। ठीक है, क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज 1 अगस्त है, आज से पाकिस्तान में यौम शोहदाए पुलिस मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहला कुरैशी साहिबा, SSP हैं, और ASI मरियम शहीद अब्दुल जब्बार की बेटी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहला साहिबा से। शहला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहला साहिबा, ये बताएगा कि ये जो आप बनाते हैं यौम शोहदा 4 अगस्त, ये इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएगा। देखिए, यूं तो पुलिस की बेशबहा कुर्बानियां हैं, लेकिन जो जामे शहादत जिन्होंने नोश किया, उस हवाले से 4 अगस्त का दिन मंसूब किया जाता है। और इस दिन को 4 अगस्त का ही क्यों रखा गया, क्योंकि इस दिन पुलिस का जो हाईएस्ट रैंक है IGP, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, तो वो हमारे सिफत गयूर साहब IGP थे, उनकी गाड़ी पर पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो 4 अगस्त को उस दिन के नाम से मंसूब किया गया उनकी शहादत की वजह से। और पूरे साल तमाम जो है वो जितने भी गाजी और शहीद हैं, उनके नाम से हम ये दिन को खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको इस दिन को मनाते हैं। और उनकी फैमिलीज़ के साथ पूरे साल ही हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स राब्ते में रहते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन इस बात का हम उनको एहसास दिलाते हैं कि हम हर तरह से आपके साथ मौजूद हैं। और उनकी फैमिलीज को गैदर करके IGP साहब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारी क़यादत सब साथ होते हैं उनके, और तमाम सिस्टर एजेंसीज के हेड्स भी उनके साथ उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करते हैं और उनको सराहते हैं, उनकी खिदमात को हम सलूट पेश करते हैं। ठीक है, अच्छा शहला साहबा, किस तरह से सपोर्ट है जो शोहदा हैं जिनकी शहादत हो जाती है, उनकी फैमिली को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन में उनके बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं? इसकी एक रोशन मिसाल आपके सामने मौजूद है, लेकिन मैं डिपार्टमेंटल जो उनके साथ हमारा एक कंट्रीब्यूशन कह लीजिए छोटा सा, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। जब एक सिपाही या किसी भी रैंक के ऑफिसर शहीद होते हैं तो उसके डिफरेंट मराहत है। लाइक मिनिमम 1 करोड़ का एक ग्रांट इनिशियल दी जाती है। ज़ाहिर शहीद का कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना शहला साहब, जब आपका घर में जो ऐसा फर्द जो वाहिद कफील हो, ब्रेड ओनर हो, वो ना हो, तो फिर ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिली के लिए। जी, तो शहीद की जो फैमिली है उसके लिए तकरीबन मिनिमम 1 करोड़ का पैकेज है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसको 2, नहीं तो अगर उनकी जो मिसेज हैं वो खुद जॉब करना चाहें, उनके बच्चे छोटे हैं, अच्छा उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है if she is qualified and within the age bracket 18 to 28 years। ठीक है, तो उनकी क्या बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है? बिल्कुल होता है, पूरा जैसे एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट में होता है उसी तरह उनको सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। लेकिन जॉब ऑफर के लिए जो इनिशियल क्वालिफाइंग टेस्ट होता है वो उनको कोटा पे मिल जाता है, लिहाजा उसके लिए उनको इनिशियल रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं करना होता, इंटरव्यू नहीं करना होता, जस्ट एक उनको ऑफर लेटर वैसे ही मिल जाता है। लेकिन उनकी फिजिकल फिटनेस का भी ख्याल रखा जाता है ऑफर लेटर देते हुए। और प्लस अगर वो फोर्स के लिए फिट नहीं होते, लेट्स से कि सम डिसेबिलिटी है या कुछ और ऐसा इशू है जो फोर्स में उनका मैच नहीं कर रहा है या उनकी क्वालिफिकेशन नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से उनको जूनियर क्लर्क उनके एज पर क्वालिफिकेशन या सीनियर क्लर्क या अकॉर्डिंगली, अगर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जैसे DSP शहीद हुए तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें DSP ही इंडक्ट हुए हैं। ये भी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, आपके सामने मरियम की मिसाल, इनके वालिद ASI शहीद हुए हैं, इनको ASI की ही पोजीशन मिली है, बट शी इज़ ग्रेजुएट, इनकी क्वालिफिकेशन भी मीट करती थी क्राइटेरिया। सो 2 ऑफर लेटर हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिसके अंदर अगर बच्चे छोटे हैं विद इन 18 ईयर्स हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उस वक्त वो उसको अवेल कर सकते हैं। तो शहादत के फौरन बाद ही लेटर दे दिए जाते हैं। DSP अली रजा भी शहीद हुए, जी उनके बारे में भी बताइए। जी हाँ, CTD के अभी एक इंतहाई गमनाक वाक़या हुआ और उसमें जो है वो DSP अली रजा साहब की शहादत हुई। उन्होंने कराची ऑपरेशन में और दीगर जो है वो CTD के अंदर काफ़ी काम किया, जिसके बाईस अभी आपने देखा कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स थे या उनके गैर मुल्क दुश्मन अनासिर हैं ऑफ कोर्स जो एक मुल्क का मन बर्बाद करना चाहते हैं, उन्होंने
ये एक मैसेज दिया, लेकिन हमारे हौसले इससे कम नहीं हो सकते, और हमेशा फोर्स का मोराल बुलंद होता है। तो कोई शहीद अगर हमारी फोर्स में ज़ाहिर जाम शहादत नोश करता है तो उसी की वजह से अमन कायम है, उसी के लहू की कुर्बानियों का समर है कि जिसकी वजह से आज हम पुरअमन हैं। अगर आप देखें माजी के हालात को कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आज जो कराची में अमन बरपा है वो इन्हीं शहादतों की वजह से मुमकिन हुआ कि पुलिस जो है वो जहां बॉम्ब ब्लास्ट की इत्तला मिलती थी तो वहां से लोग दूर भागते थे और पुलिस बॉम्ब की तरफ भागती है। और इस तरह के बहुत सारे काउंटर अटैक्स भी हुए, सेकंड ब्लास्ट इंसिडेंट भी हुए जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और शहादत के जज्बे पे मामूल वतन अज़ीम के लिए बिल्कुल बिल्कुल इसी के एग्जाम्पल है। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं मरियम जो कि शहीद अब्दुल जब्बार की बेटी हैं, उनसे बात करेंगे। मरियम कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा मरियम, आपके वालिद की शहादत हुई कब हुई, कैसे हुई? 23 जुलाई 2014 में। अच्छा। वो ऑन ड्यूटी थे। ठीक है। और कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि वो एट अ टाइम स्पॉट पे शहीद हो गए। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन था, कितने लोग थे? मतलब जस्ट हम 6 बहन भाई थे और एक मदर थी। अच्छा। और बड़ा भाई मतलब छोटा था, मतलब इतनी स्टिल उस टाइम मेरी एज तकरीबन 17 ईयर्स थी। ओके। और मतलब स्टडी कंटिन्यू थी। तो आप सबसे बड़ी बहन है? जी मैं सबसे बड़ी। बाकी बहन भाई छोटे थे? बाकी बहन भाई छोटे थे और सबसे छोटा भाई था वो स्टिल तकरीबन 5 ईयर्स ओल्ड था जब वालिद साहब शहीद हुए थे। अच्छा। तो मेरी मदर ने स्टेप लिया कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने वालिद साहब की जगह पर आएँ। अच्छा। और मैं आपको उनकी जगह पर देखना चाहती हूँ। ठीक। और मैं आज जो कुछ भी हूँ। आपको इस चीज़ का डर नहीं लगा कि आपके वालिद जो कि शहीद हो चुके हैं और आप भी उन्हीं की जगह पर जा रही हैं, तो क्या तासुरात है, क्या आपने सोच कर नहीं डर तो बिल्कुल नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। प्राउड फील होता है कि मैं शहीद की बेटी हूँ और उनकी जगह पर खुद जो है वो मैं अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह शहादत का रुतबा मिलेगा। अच्छा। और मतलब कहीं पर भी नहीं है वो होता कि मैं डर जाऊँ बैठ जाऊँ। अगर डरना होता बैठना होता तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करती। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक भाई भी हैं, वो भी एज अ कांस्टेबल इस पुलिस के अंदर हैं। और आपसे छोटे हैं भाई? जी छोटे हैं वो मेरे। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि आपके फादर रैंक पर थे और आप किस रैंक पर गए? मेरे वालिद साहब ASI थे। ठीक है। और मैं भी ASI अपॉइंट हुई हूँ। ओके माशाल्लाह। अच्छा। मतलब 2014 में वो शहीद हुए थे। 26 जुलाई 2016 मेरी अपॉइंटमेंट है। तो जब आपने ज्वाइन किया तो आपको किस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, या फिर ट्रेनिंग करनी पड़ी, या फिर क्या कुछ करना पड़ा, या आपने अपने वालिद से सीखा हुआ था कुछ ना कुछ, जैसे कि वो डेली बेसिस पर बताते होंगे कि हम इस तरह से ड्यूटी सर अंजाम देते हैं या ये काम करते हैं, तो आपने जब ये ज्वाइन किया तो किस तरह से सारी चीज़ें की? वालिद साहब बताते थे बट इतना डिस्कस नहीं करते थे। ठीक है। और फैमिली और जॉब बिल्कुल अलग अलग होती थी, तो मतलब बस मदर की थी कि भाई आपने आना है तो मतलब आना है। स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और इस चीज़ को फेस करें। और लाइक मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। मम्मा ने कहा कि नहीं बस मैं चाहती हूँ कि आप करेंगी और मुझे यकीन है कि आप करके दिखाएंगी। ट्रेनिंग की है PTC सईदाबाद के अंदर ट्रेनिंग थी। फिर वो सारा प्रोफेशनल लेवल कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक। तो आपके फादर भी, आपके वालिद ये चाहते थे कि आप भी इसी में आए, पुलिस में आए, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें? ऐसा नहीं है। अच्छा। मतलब कभी जॉब की तरफ या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ कभी ऐसा नहीं था। अच्छा ऐसा नहीं था। शाला साहिबा, जैसे कि हमारे साथ मरियम मौजूद हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो क्या कहेंगे आप ऐसी बच्चियों के लिए कि जिस तरह से इन्होंने ज्वाइन किया? देखिए बहुत ही बोल्ड स्टेप है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इनिशियली इनका कोई माइंडसेट नहीं था और बाद में अपने फादर के नक्शे कदम पर इन्होंने इस रुतबे को देखते हुए कि इनके वालिद ने जो जामे शहादत नोश फरमाया, उसके बाद इन्होंने देखा और एक मोटिवेशन मिली। तो मैं समझती हूँ कौम की बहादुर बेटी है, हम इनको सल्यूट करते हैं कि अपने वालिद की जगह पर इन्होंने इस अजीम प्रोफेशन को ज्वाइन भी किया और एक शहादत के बाद उनकी ज्वाइन करना मैं समझती हूँ बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस स्टेप से बाहर निकलना, एक तो वो गम जो उनके वालिद का उनकी एक कमी एक खला महसूस होता होगा जिंदगी में, ऑफ कोर्स ये हकीकत है, और दूसरा उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक बहादुरी के साथ यूनिफॉर्म सर्विस को चुना। ये बड़ी खुशाइन बात है और बाकी लोगों के लिए भी एक बड़ी इंस्पिरेशन है कि हम और पुलिस की जानिब से भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स हैं डेजिग्नेटेड
हमारे AIG वेलफेयर हैं पूरे सिंध लेवल पर, तमाम शहदा को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को। और जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, ऑफ कोर्स कि वो शहीद का अल्टरनेट नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली को थोड़ा लुक आफ्टर करने के लिए उनको एक तो एजुकेशन के हवाले से सिंध पुलिस ने बहुत काम किया, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के भी मशकूर हैं। और अभी जो इनकाउंटर और टेररिज्म में शहीद होने वाले हैं उनके अलग अलग पैकेजेस वो भी मजीद इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और उन्हें रिसेंटली अप्रूव भी तकरीबन फेज में है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें 1 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक की ग्रांट है विद डिफरेंट रैंक्स। अच्छा, दूसरा ये कि शहदा के लिए जैसे कि अभी खास डेडिकेटेड कोई लैंड नहीं है कि इसके ऊपर वहाँ पे शहीदों की फैमिलीज़ को दिया जा सके और उनकी प्लॉटिंग हो सके, उनकी रिहाइश के इश्यूज़ को भी रिजॉल्व किया जा सके। तो इस पर भी वर्दी IGP सर गुलाम नबी मेमन साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इस पर भी वर्किंग की जाए? जी हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज वी टेक आवर शहीद बहुत ही ज़्यादा लाइक अ फैमिली मेम्बर, तो हम उनको बिल्कुल इसी तरह ओन करते हैं। हमारी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन इट्स लाइक अ फैमिली पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और शहीद जब एक ऑफिसर जवान मुलाजिम हमारे पुलिस का जब एक शहादत नोश करता है तो उसके बाद भी उसकी सैलरी कंटिन्यू रखी जाती है टिल दी एज ऑफ 60, जो कि एक आम शख्स की भी है और वो रिटायरमेंट की 60 साल सुपर एनुएशन है। तो इसी तरह से उसकी प्रमोशन भी होती है और उसकी जो सीनियरिटी के हिसाब से उसकी बैच के साथ वो प्रमोट भी होते रहते हैं। जो इंक्रीमेंट है और दीगर सैलरी की चीज़ें वो साथ साथ चलती रहती हैं। इसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर 60 के बाद उनको पेंशन भी स्टार्ट हो जाती है एंड मीनवाइल इनकी फैमिली को सैलरी भी मिल रही होगी वालिद की। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और अगर सरकारी अकोमोडेशन उनको ऑलरेडी उन्होंने अवेल की हुई है तो वो 60 साल तक जो एज अ रूल सबको मिलती है, वो उनको भी मिली 60 इयर्स सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज है हमारी। तो 60 साल तक उनको वो घर भी मिलता है। अगर उन्हें अवेल नहीं की हुई वो एक दीगर बात है, लेकिन जो लोग घर अवेल करते हैं सरकारी तो उनको वो 60 इयर्स तक दी जाती है। ठीक है। अच्छा शैला साहबा, आप खुद भी एक फीमेल है, एक औरत है, तो फीमेल्स का कितना रुझान है पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का? जी, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 3.5% है विमेन ऑफिसर्स इन पुलिस। अगर मैं लोअर कांस्टेबलरी से सीनियर तक बात करूं तो हमारी 12,000 से ज़ायद पूरे पाकिस्तान में विमेन ऑफिसर्स हैं। अगर मैं CSS ऑफिसर्स की बात करूं तो हमारे अगर मेल ऑफिसर 600 हैं तो विमेन ऑफिसर्स जो हैं वो मोर देन 60 हैं। दैट मेक्स अराउंड 10% ऑफ द विमेन रिप्रेजेंटेशन इन सीनियर रैंक्स। ASP जो CSS करके डायरेक्ट ऑफिसर्स आती हैं वो ASPs, विमेन ऑफिसर्स वो 60 से प्लस हैं, तो दैट मेक्स 10%। तो शैला साहबा, फीमेल्स के लिए उस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, जैसे कि बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, एज अ फीमेल क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? देखिए, यहाँ पे आपने 2 चीज़ों की बात की, एक जेंडर इक्वालिटी की और एक जेंडर इक्विटी की। तो हम इक्विटी की बात करते हैं। ऑफ कोर्स विमेन की कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, लाइक वर्क प्लेस पर वॉशरूम्स का सेपरेट ना होना। जी, छोटी सी बेसिक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब हम उस पर काम कर रहे हैं कि वुमेन को वो मिले, सेपरेट वॉशरूम्स हो। लाइक ऑफिसर लेवल पे तो उनके ऑफिस में होते हैं, लेकिन जो हमारे थाना लेवल पर या और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़मीन में हमने WCPCs वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए हैं और वहाँ पे हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखा कि उनको बेसिक जो नीड्स हैं, उनकी नेसेसिटीज़ हैं, वो उनको प्रोवाइड की जाए। और जहाँ तक आपने बात की करियर प्रॉस्पेक्ट्स की और चैलेंजेस की, तो उसमें जो विमेन ऑफिसर्स हैं, CSS ऑफिसर्स आई मीन टू से, तो जो सीनियर रैंक पर हैं उनको इस कदर चैलेंजेस नहीं हैं इन अ सेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के और दीगर रिसोर्सेज के। लेकिन जो लोअर कांस्टेबलरी है उसकी रिवैम्पिंग के ऊपर काम चल रहा है और उसकी अपग्रेडेशन के ऊपर जो है वो काफ़ी एफर्ट्स की जा रही है। अच्छा शैला साहबा, जैसे कि कराची जैसा शहर जिसमें वारदातें और इस तरह की चीज़ें आए रोज़ होती रहती हैं, तो आप क्या समझती हैं इन पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि आए रोज़ हम लोग तो इस न्यूज़ में हैं, तो हम आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ दे रहे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। इवन के घरों से निकलने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है बाहर जाएँ या नहीं जाए, लेट नाइट कुछ ऐसा मसला ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़ जाए, तो इसको कैसे देखती हैं? वेल देखिए, स्ट्रीट क्राइम दुनिया के हर बड़े शहर के अंदर होता है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन हो ना हो, इट्स एवरीवेयर। कराची में इतना ज़्यादा क्यों एनहांस किया? मैं आपको बताती हूँ इसकी वजूहत। आई हैव बीन ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि हमें प्रिकॉशनरी ट्रैवल एडवाइजरी दी जाती थी कि भाई बिफोर 9 आप डिनर भी कर लें और उसके बाद अपना वॉलेट एंड पासपोर्ट संभाल के रखें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मगिंग हो सकती है, लाइक दैट। सो स्ट्रीट क्राइम इज़ एवरीवेयर। मैं नाम नहीं लूँगी सिटीज़ का, बट इट्स एवरीवेयर। सो अगर आप कराची की बात करें, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इंटरनेशनल सिटी है,
तो यहाँ पर ऑफ कोर्स माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है लोगों की। इस हवाले से काफ़ी लेजिस्लेशंस भी की गई, जैसे टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट हो गया, और जो इधर उधर लोग मौजूद होते हैं सराय खानों में, होटल्स में और दीगर जगहों पे, तो जब लोग आते हैं इनकमिंग पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा विजिटर्स की, तो उनका जो रिकॉर्ड डेटाबेस कीपिंग है वो वीक है, उसको लोग रजिस्टर नहीं करवाते। हमारे पास सिस्टम मौजूद है, वी हैव डिजिटाइजेशन के अंदर हमने काफ़ी काम किया। सिंध पुलिस ने, डायरेक्टर आईटीपी और दीगर लोगों ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए इसमें, वर्दी आईजीपी सिंध की क़यादत में। लेकिन जब आप डेटा ही इसमें इनपुट नहीं देंगे, लेट्स से कि आपके पास एक टेनेंट आके रहता है और वो किसी कार्रवाई में किसी गलत काम में मुलव्वस और यहाँ आके गलत नियत से रह रहा है, आपने उसे रेंट पे घर दे दिया या गेस्ट हाउस में स्पेस दे दी और वो आके क्राइम कमिट करके निकल गया, सो आपके पास जब भी लेजिस्लेशन ये कहती है कोई भी गेस्ट आता है उसको फौरन आप विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स उसको रजिस्टर करा दे 2 से 3 दिन के अंदर। लेकिन जब आप तो ये ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिन्हें आवाम को भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा शाला साहबा, आप एक रोल मॉडल हैं, ऑफ कोर्स एक फ़ीमेल हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप, और जो मैं शोहदा के हवाले से भी, इस हवाले से भी देखिए शहीदों की जो कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं, और पाकिस्तान में वतने अजीम से जो हुब्बुल वतनी का एक जज्बा है उसके तहत उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और मुल्क व कौम के लिए जाम शहादत नोश किया, और ये काबिल सताइश है। और 4 अगस्त का दिन इस बात के जो है वो ज़मानत है कि तमाम क़यादत, तमाम सिंध पुलिस के और पूरे पाकिस्तान के तमाम पुलिस पर्सनल और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तमाम शहदा को जो है वो खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और ख़वातीन के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी महकमा ऐसा नहीं है कि जहाँ ख़वातीन काम नहीं कर सकती। पुलिस के अंदर भी बेहतरीन, और ये वो सर्विस है, सर्विस ऑफ द फ्यूचर, जहाँ पे आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर ख़वातीन को रिलीफ दे सकती हैं, उनकी ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर सकती हैं, लाइक वो वायलेंस हो और दीगर चीज़ें हो, तो उन चीज़ों को समझना और उनसे लोगों को बचाना, तो नेकी करने का हुक्म देना और बुराई से रोकना, तो मैं समझती हूँ बेस्ट प्रोफेशन इज़ द पुलिस। बिल्कुल शहला साहिबा, आपके फादर इस तरह से उनकी शहादत हुई और फिर आपने ज्वाइन किया, फिर आप फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि यहाँ पुलिस ज्वाइन कीजिए। अच्छा। क्योंकि ये एक नेकी है, लोगों की हेल्प आउट करना, लोगों को क्या कहते हैं प्रमोट करना, और सबसे पहले जो जिस तरीके के क्राइम्स हैं या जिस तरीके के वायलेंस होते हैं लेडीज़ पे स्पेशली, तो उनकी हेल्प कीजिए। इस जगह पर हैं, लोगों को बताएं कि वुमेन जो है, औरत जो है वो मर्दों से पीछे नहीं है, बिल्कुल साथ है, और बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल शाना बशाना हम लेडीज़ जो है जेंट्स के साथ खड़े होकर वर्कआउट कर सकती हैं। बिल्कुल शैला साहिबा, मरियम की एग्जाम्पल जो है वो हम सबके सामने है। बिल्कुल शैला साहिबा, SSP शैला साहिबा और मरियम जो कि शहीद अब्दुल जब्बार की बेटी हैं, वो हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसी तरह की एक एग्जाम्पल जहलम की धरती की होनहार बेटी जिसने मुख्तलिफ शोबा तालीम में 8 डिग्रियाँ और 9 डिप्लोमे हासिल करके जहलम का नाम रोशन कर दिया, जिसके एतराफ़ में उसे फ़ख्र पाकिस्तान का नाम दिया गया है। तो नाज़रीन, फ़ख्र पाकिस्तान प्रोफेसर सालिया खलील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सालिया साहिबा, आपने वक्त दिया। माशाल्लाह आप एक हाउस वाइफ हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको पढ़ने और इल्म हासिल करने का शौक़ है या फिर डिग्रियाँ जमा करके आलमी रिकॉर्ड बनाने का? असल माजरा क्या है? वालेकुम सलाम मैम। डिग्री तो उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक वो डिग्री के नॉलेज है वो आपके अंदर एब्जॉर्ब ना हो। तो मुझे इल्म से प्यार है और मुझे इल्म हासिल करने का शौक है, और ये पैशन जो है इसका जो कॉज है वो मेरे फादर है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है और आपका एक बेटा भी है माशाल्लाह से, तो उसकी उम्र क्या है? मैम मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी शादी बहुत कम टाइम के लिए रह सकी। बहुत बचपन में मेरी शादी हुई थी 17 एज में। तो उसके बाद ये सफ़र सारा हर्डल्स का, ये परेशानियों का सफ़र मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर तय किया। अच्छा सालिया साहिबा, आप एक हाउस वाइफ भी हैं, माशाल्लाह से आपका एक बेटा भी है और आप घर को भी मैनेज करती हैं, तो इसके साथ ये सब चीज़ें कैसे कर लेती हैं मैनेज? अगर हमारे अंदर शौक है, लगन है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस नीयत हमारी सच्ची होनी चाहिए और अचीवमेंट का एक पैशन होना चाहिए, तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा सालिया साहिबा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ख़वातीन के लिए घर से जो सपोर्ट मिलती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग था? आपको घर से कितनी सपोर्ट मिली?
अगर मुझे घर से सपोर्ट ना होती तो मैं आज ये कर भी नहीं सकती थी। मेरी सबसे पहली सपोर्ट जो मेरे फादर थे, जिन्होंने कभी भी जेंडर डिफरेंस नहीं रखा, बेटे और बेटी का फ़र्क उन्होंने कभी भी नहीं रखा और बड़े अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद करते थे। इसकी ये वजह नहीं कि वो मेरे फादर हैं, लेकिन बड़ी बाकमाल शख्सियत थे और हमेशा उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बेटा हर मैदान के लिए अपने आप को तैयार रखो। ज़िंदगी किसी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, अपने आप को रेडी रखना चाहिए। और मदर जो थी वो अपने तौर पे एक बेस्ट फ्रेंड का रोल और एक सपोर्ट मुझे दे रही थी और वो मतलब मुझे एक ब्रेव, क्योंकि वो खुद सोशल सिस्टम में रही हैं, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकी, तो वो जो अपनी लैकिंग्स थी वो सारी मेरे अंदर देखना चाह रही थी। तो मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट थी तो मैं यहाँ तक आई। सही, पेरेंट्स की स्पेशली आपके साथ सपोर्ट थी। डेफिनेटली पेरेंट्स की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है तो स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो कहीं पर भी जा सकती हैं। अच्छा, आप पढ़ाती भी हैं, तो कहाँ पढ़ाती हैं और कितने टाइम की आपकी ये जॉब होती है? कितना टाइम आप अपने टीचिंग को देती हैं और फिर घर भी मैनेज करती हैं साथ? घर मैनेज करना तो मुश्किल होता है। उसके लिए फजर की नमाज के बाद मैं उठ के अपना खाना रेडी करती हूँ, अपने बेटे का रेडी करती हूँ, उसको स्कूल भिजवाना होता है, फिर जो वो लंच आके करेगा वो भी मुझे रेडी करना होता है, क्योंकि मैं डबल शिफ्ट्स करती हूँ। मॉर्निंग में मैं एज ए विजिटिंग लेक्चर काम करती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में और इवनिंग में मैं एज ए अकेडमी में या होम ट्यूशन, ज़्यादातर मैं होम ट्यूशंस में ही रही हूँ, होम ट्यूशंस में करती हूँ, क्योंकि ऑल इन ऑल सारा कुछ मुझे मैनेज करना होता है। अच्छा साले साहब ये भी बताइएगा कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि आपने इतनी डिग्रीज हासिल करनी है? स्पोर्ट तो थी आपके साथ, आपने डिग्रीज हासिल भी की, लेकिन ये इस चीज़ की मोटिवेशन कि आपने इतनी डिग्रीज हासिल करनी है, ये कहाँ से मिले आपको? मोटिवेशन इस तरह से मिली कि पहले फादर ने मुझे एक रास्ता दिखाया और उसके बाद मुझे 3 से 4 टीचर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने एक्चुअल वर्ड में, जैसे किसी को आप तराश के रेडी करते हैं, उन टीचर्स ने मुझे रेडी किया और उसके बाद उन टीचर्स ने मेरे अंदर इतना शौक पैदा कर दिया, मेरे फादर ने और मेरे टीचर्स ने मिलके, कि अब मुझे खुद तालीम से एक लगाव पैदा हो गया। अच्छा, तो साले साहब ये भी बताएगा कि आपने कौन कौन सी डिग्रीज हासिल की हैं और इस बारे में हमारे नाज़रीन को भी बताएगा। मेरी डिफरेंट फील्ड्स में डिग्रीज हैं। बैचलर मेरा जो है वो लॉ में भी है, आर्ट्स में भी है, टीचिंग में भी है, जिसको हम बीएड कहते हैं। उसके बाद मास्टर्स में मैं जाऊँ तो लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में, उर्दू में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, सोशियोलॉजी, और फिर एमफिल मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के साथ किया है। और जो मुझे बड़ा बेनिफिशियल हुआ जब मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो वो टोटल फोनिक्स बेस्ड स्टडी होती है। फोनिक्स पे हम कर रहे होते हैं काम, लाइक अब ख, तो वो सिर्फ लिंग्विस्टिक्स की डिग्री आपको उसमें हेल्प करती है। और उसके बाद अभी जो है वो लिटरेचर में मैंने पीएचडी स्टार्ट की। अच्छा साले साहबा, आप ये जो यंग जनरेशन है, स्पेशली फीमेल्स हैं, आजकल के बच्चे हैं, उनका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रुझान है, ना कि पढ़ाई की तरफ या पढ़ने की तरफ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि आजकल का बच्चा बहुत टेक्निकल है। वो आप सीधी बात उसको बताएंगे तो वो नहीं सुनेगा। आपको बड़े तरीके से उसको पॉजिटिव लाइन पे लेके आना है और टिट्स एंड टाट्स और गुड्स एंड बैड्स आपको बड़े तरीके से उसके माइंड में सेटल करने हैं, क्योंकि आप किसी को स्ट्रेट रोकेंगे बच्चे को तो वो आगे से बगावत करेगा। आप अपने मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मेंटली तौर पे पॉजिटिव तरीके से रेडी करें, ताकि उनको खुद अच्छे और बुरे में डिफरेंस करना आ जाए और वो खुद उस चीज़ को ड्रॉप कर दें, बजाय आप जोरे बाजू पे उनसे ड्रॉप करवाना शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा साले साहिबा, आपको फ़ख्रे पाकिस्तान का नाम भी दिया गया है, तो क्या फ्यूचर में आपका कुछ ऐसा प्लान तो नहीं कि आप आउट ऑफ कंट्री में मूव करना चाह रही हैं, या फिर कुछ ऐसा कोई आपका प्लानिंग तो नहीं है इस हवाले से? सच अगर मैंने सोचा भी था एक टाइम पे, लेकिन मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस मुल्क में मुझे इतनी फैसिलिटीज़ दे दी जाएं और इतना मुझे अप्रिशिएट कर दिया जाए और मुझे आगे मौके दिए जाएं कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। क्योंकि मेरी एक अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क का निज़ाम इतना बेहतर और इतना अच्छा हो जाए कि हमारी कदर भी की जाए और हमें इतनी फैसिलिटेट भी किया जाए कि हमारी जो यंग जनरेशन बाहर जाने को प्रायोरिटी देती है, उनका ये माइंड सेट चेंज किया जाए। अच्छा साले साहबा, आप अपने बेटे के लिए क्या सोचती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं उसको? बिल्कुल जैसे मेरे फादर ने मुझे देखना चाहा, मैं चाहती हूँ कि वो माशरे का एक कामयाब इंसान तो बने, लेकिन उससे पहले वो एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि कल को जो कोई भी किसी की बेटी उसके साथ अटैच हो
उसकी ज़िंदगी के लिए कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे। बिल्कुल, डेफिनेटली सालिया साहबा, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। फ़ख्र पाकिस्तान सालिया साहबा, सालिया खलील साहबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तो नाज़रीन, आपने देखा कि फ़ख्र पाकिस्तान का नाम दिया गया, इतनी ज़्यादा डिग्रीज हासिल की गई। डेफिनेटली हमारे मुल्क में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।